गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इसके भारतीय लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और कंडक्टर्स के बारे में सीखा था। तो उसको पढ़ने के समय में मैंने अंत में वीडियो में बताया था कि मेरे को नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आयंस के बारे में बताऊँगा और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताऊँगा। तो पहले आयंस के बारे में जान लें, ठीक है। एटम्स एंड आयंस क्या होता है, पहले इसको समझ लें। एटम क्या होता है, चलिए। द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल, ठीक है। ये कहानी शुरू होती है डाल्टन। रदरफोर्ड में चले जाइए आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर में चले जाइए। डाल्टन के नाम सुने होंगे आपने। उसने सबसे पहले एटम्स को रखने की थ्योरी दिया था कि एक तरबूज की तरह वाटरमेलन में ढेर सारे बीज, ढेर सारे होंगे रेड कलर के पार्ट, और उसमें बीज जहाँ तहाँ जैसे रहता वैसे एटम्स पुट कर दिया, ठीक है। तो लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। इसकी कहानी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक एक करके सब साइंटिस्ट आते गए। डाल्टन के बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद बोर्स आए, उसके बाद ढेर सारे साइंटिस्ट अपने अपनी बातें बोल के गए। सभी ने अपनी थ्योरी दी। सभी की थ्योरी में कुछ अच्छी बात थी, कुछ सही बात नहीं थी, कुछ गलत बातें भी थी। उस गलत बातों को दूसरे साइंटिस्ट ने ठीक किया। ये सब चीज़ें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखेंगे। अब भी हम लोग, ठीक है, एटम्स के बारे में जान रहे हैं। तो उसी से एक पार्ट निकाला गया है कि यह दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल। किसी भी एटम जो है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट इनविजिबल एटम को आप देख नहीं सकते हैं। आप कहिएगा एटम हम देखेंगे, ठीक है, तोड़ करके एटम निकालना चाहेंगे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन बाद में बात क्लियर हुई कि इसको तीन भाग में तोड़े हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में टूटा, लेकिन ठीक है, फिलहाल एटम्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये नहीं टूटने वाला एक है। ऐसे साइंस में आप पढ़े भी होंगे एटम्स, ए मीन्स नॉट टॉम, तोड़ पाना, ठीक है। ये ग्रीक शब्द है शायद, ठीक है। तो वहाँ से इसका निकला था कि ये नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल बात करूंगा इस पे। अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ आयंस और केटायंस एनायंस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि मेरे को इसको समझाना है। और उस चैप्टर पे आऊँगा तो उसकी कहानी तो लंबी है ही, बहुत डिटेल लंबी कहानी मिलेगी, ठीक है। तो वैसा एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं, जिससे अब उससे नहीं और तोड़ा जा सके, ओके। हर एक, जब भी एटम केमिकल कोई रिएक्शन होगा उसमें हर एटम भाग लेगा, उसमें का हर एक एटम भाग लेता है, ओके। अगला है इट कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट है उसका सब प्रॉपर्टीज एटम से ही तो बना है। सेल हमारे शरीर में है, सेल से पूरा बॉडी बना है, तो सारी प्रॉपर्टीज सेल के पास होगी। तो वही बात होगा, एटम के पास उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज होता है। एटम में बी और मे नॉट बी फ्री एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब ये मुक्त अवस्था में पाया भी जाता है, नहीं भी पाया जाता है। सर कैसे? जैसे आप देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता है। ऑक्सीजन के साथ हमेशा दो एटम्स हमेशा जुड़े रहेंगे, O2 हमेशा रहेगा, H2 नाम सुने होंगे। इसमें ये दोनों हमेशा कंबाइन स्टेट में रहता है, कभी ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन वहीं पर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अकेला एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम अकेला एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से एटम्स जो हैं कोई फ्रीली एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है, इसलिए आप दोनों बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। एन एटम एट ए होल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाँ एकदम सही बात है, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसे कैसे मान ले सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? तो अब आपको मैं इसकी कहानी दिखाता हूँ। रदरफोर्ड ने कहा, ठीक है, कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप पढ़िएगा तो सब कुछ पता चलेगा। उसने बताया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों कक्षाएं बनी होती हैं और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको बता दूं, उसने बताया था कि इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और ये चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन बताया था पॉजिटिव चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन।
तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम्स में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोचिए, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर, तो जितना प्लस उतना माइनस, दोनों कट जाएगा। और न्यूट्रॉन तो उदासीन है ही, तो फाइनली एटम्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कॉपर, ये ढेर सारे ऐसे एटम्स हैं जो बहुत सारे एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इन सबको एटम का एग्जांपल में रखा गया। ये एटम है, एटम के बारे में बहुत बेहतरीन आप बच्चे क्लास से सीखते आ रहे हैं, मतलब 9-10 से स्टार्टेड हो जाता है। आयंस किसे कहते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये भी एटम ही है, बट इसमें क्या होता है कि जब कोई एटम अपने माथे पर कोई, ठीक है, साइन, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, जिसे हम लोग चार्ज बोलते हैं, आवेश रखने लगता है, उसे हम लोग आयंस नाम देने लगते हैं। जैसे मैं अगर एक एटम होता और मेरे ऊपर कोई साइन नहीं होता तो हमको एटम हम एटम कहलाते। लेकिन अगर मेरे माथे पर प्लस साइन आ जाए या माइनस साइन आ जाए तो हम आयंस कहलाएंगे। वही बात लिखा है, ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन दे कैरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर नोन एज आयंस, उसे आयंस कहेंगे। जैसे Na के ऊपर प्लस आ गया, क्लोरीन के ऊपर माइनस आ गया। देखिए SO4 ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम नहीं है, 2-3 है, इसके ऊपर 2 माइनस आ गया, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस आ गया। ये कैसे होता है सर? प्लस किसके ऊपर कितना होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसे हम लोग आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस। चलते हैं आयंस। तो आयंस दो तरह के होते हैं, एक का नाम है केटायंस और एक का नाम है एनायंस। एक का नाम है केटायंस और एक का नाम है एनायंस। केटायंस का नाम है, दूसरा नाम पॉजिटिव आयंस, और एनायन का दूसरा नाम नेगेटिव आयंस बोलते हैं। कैसे ऐसे होता है? तो केटायंस किसे कहते हैं? जब कि कोई ऐसा एटम, जब वो एटम, कोई भी ऐसा एटम, जब वह एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके, लूज माने छोड़ देना या दान कर देना, लूज करके यदि आयंस का निर्माण करता है तो उस तरह के आयंस को हम लोग केटायंस कहते हैं। ओके, जैसे मैं एक तत्व हूँ और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बच गया है और मैं उसको देना चाहता हूँ, तो अपने मन से नहीं, उसको देने से भी हम ही को फायदा है। जैसे मान लिया सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो कितना होगा? 2, 8 और 1, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1। अब आइए, एक हम लोगों को टीचर थे, वो बताए हम लोगों को कि कोई भी दुनिया का एटम स्टेबल होना चाहता है, हम भी खुद स्टेबल होना चाहते हैं, आप भी स्टेबल होना चाहते हो, वैसे ही केमिकल एटम जो है हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कहने का मतलब उसके कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए उतना रहना चाहिए। तो देखा कि मेरे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरा हुआ, दूसरे में 8 भरा हुआ, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब इसको भरने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे ऑक्टेट स्टक बोलते हैं आप। तो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, ले लो 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो इसके पास छुटकारा मिल जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन होगा सोडियम के लिए, इसलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के पोजीशन में आ जाता है। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसके ऊपर एक साइन आता है प्लस, जो देने वाला होता है धनायन, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या? केटायंस, और हिंदी में हम धनायन बोल रहे हैं। ओके, देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव आयंस। इसी तरह से मैग्नीशियम के पास 2 है, अगर ये 2 हटा देगा तो ये बाहरी अपनी कक्षा में फुल इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसे मैग्नीशियम आयन और इसे सोडियम आयन। जब इसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम लोग ठीक आयंस कहते हैं। क्या नेगेटिव भी बनेगा? तो यस बनेगा, उसके लिए हम लोग एनायन पढ़ेंगे, उसका नेगेटिव आयन में हम लोग सीखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे और पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एनायन पे। एनायन हम लोग कहता है कि those ion ठीक है आर फॉर्म फ्रॉम मेटालिक एटम। ठीक है, एन आयन करके, ज़्यादा अच्छा लाइन नहीं बन पा रहा। एन आयन ठीक है आर फॉर्म फ्रॉम मेटालिक एटम बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लॉस लिखा हुआ था, मैं इसको चेंज करके क्या बना दिया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसमें इलेक्ट्रॉन के लेने से, ठीक है, जो चार्ज बनता है, जो एटम में चार्ज आता है, उसे हम लोग एनायन कहते हैं, इसे ऋणायन भी कहा जाता है। ओके, जैसे क्लोरीन है 2 8 7। अब सोचिए कि इसके पास बाहरी कक्षा में 7 है, यदि एक इलेक्ट्रॉन से कहीं से मांग लेता तो इसके पास स्टक पूरा हो जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और लेने के बाद इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। यदि आप किसी से पैसा लेते हैं तो आपके ऊपर कर्ज आ जाता है, कर्ज को माइनस कहते हैं, इसलिए कर्ज आ गया और ये इसको हम लोग क्लोराइड आयन कहते हैं। क्या? क्लोराइड आयन। ऑक्सीजन 2 और 6 होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और दे दें तो 2 और 8 होगा, जो कि अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, इसके कक्षा में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूरी हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांगेगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन के लेने से ऑक्साइड आयन O2- बनेगा, इसे हम लोग ऑक्साइड आयन कहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि एनायन होता है, और ठीक है, एनायन और कैटायंस, दो हम लोग के पास टाइप्स ऑफ आयंस हुए। अब एटम्स और आयंस में क्या डिफरेंस है मैं लिख देता हूँ। एटम्स और आयंस ऐसे आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख देता हूँ एटम्स और आयंस में डिफरेंस। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पे बात करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। आते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस पे बात करते हैं। हम लोग के पास एक साइड एटम्स है, एक साइड आयंस है, आप दिख रहा है। एग्जाम में लिखने के लिए मैंने नोट्स बना दिया, आप उसको लिख सकते हैं एटम एंड आयंस के बीच में। एटम इज एसेंशियली ऑफ द वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के रूप में उपस्थित होता है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, आयंस जो है मे बी चार्ज्ड एटम, दैट मीन्स Na+ NCl-, और इसमें कॉम्बिनेशन फॉर्म में उपस्थित होते हैं। इसमें एटम जो है कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे एटम्स हैं जो सिंगली उपस्थित नहीं है, जैसा ऑक्सीजन। जब वो नेचर में आता है तो ऑक्सीजन O2 बना लेता है, या हाइड्रोजन H2 बना लेता है, ठीक है, बट नेचर में आने पर। लेकिन ऐसे ऑक्सीजन हम लोग O लिखते हैं और H लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो ये एसेंशियली 1 एलिमेंट यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें 1 से ज़्यादा एलिमेंट यानी कंपाउंड में भी आयंस उपस्थित है। सिंगल एटम तो उपस्थित है ही, लेकिन इसमें ढेर सारे 2 या 2 से अधिक एटम मिलके भी आयन का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करके। है एटम में और मे नॉट हैव प्री एग्जिस्टेंस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एटम में और मे नॉट प्री एग्जिस्टेंस, मतलब प्री अवस्था, मतलब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, देख लीजिए, ये तो हो गया कि ऐसे एक एलिमेंट के रूप में रहता है। मैंने बोला मैग्नीशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी एक एलिमेंट रहेगा। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब, जैसे मैंने अभी दूसरी बात बता रहा था कि ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता है, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O2 बना लेता है। ये फ्री एग्जिस्टेंस में और मे नॉट लिखा है, दोनों लिखा है। रह भी सकता है, जैसे मैग्नीशियम रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए मे और मे नॉट लिखा है। बट ये एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स में होते हैं, कभी अकेला माइनस अकेला नहीं होता है, माइनस+ एक साथ बनेगा, कभी भी रिएक्शन होगा तो। जैसे ठीक है, मैं Mg2+ और Cl-, MgCl2 आप नाम सुने होंगे, उसी से टूट करके बना है Mg2+ और Cl-। तो इसमें हमेशा पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस और एनायंस पेयर्स के रूप में उपस्थित होगा। तीसरा है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अभी बताया था, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए वजह से न्यूट्रल बोलते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, ये या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इसमें न्यूट्रल बोलना गलत होगा। चलिए चौथा, एन एटम टेक पार्ट इन द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जितना भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन आप देखते हैं इस तरह के रिएक्शन में एटम्स भाग लेते हैं, लेकिन आयनिक रिएक्शन Na+Cl NaCl बनाता है, ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन कहते हैं, आयनिक रिएक्शन नाम दिया गया है, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शन में आयंस भाग लेते हैं, और जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, तो उसको हम लोग उसमें एटम भाग लेता है। तो ये डिफरेंस है, एग्जाम में लिखने के लिए मैंने ऐसे बताया पूरे लेक्चर में, पीछे जो देखिएगा तो उसमें सब सारी बातें आएंगी, ठीक है। और भी अगर कुछ लेक्चर आपको में कुछ बातें और इधर उधर से मिलती हैं एटम साइंस में, डिफरेंस आप पुट कर सकते हैं, इसलिए 4 मेन मैंने बताया, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो भेज रहा हूँ ताकि आपको अपलोड करने में दिक्कत नहीं हो, आप डाउनलोड करने में आप आसानी से डाउनलोड करेंगे। अगला वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड जितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं,
ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्यों ज़रूरी है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। तो सेल बनाने के लिए आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे और टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा, इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।